यमुना नदी की साफ सफाई के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। लगातार कोशिश की जा रही है कि यमुना की जो बेहतरी है उसमें कुछ न कुछ कोशिश की जा सके। अब इसमें दो नए अपडेट हैं। पहला अपडेट है कि इको टास्क फोर्स गठन के लिए प्रयास शुरू हो चुका है और दूसरा है कि एमओयू साइन किया गया है क्रूज चलाने के लिए, जिससे कि यमुना के घाट पे जो टूरिज्म है उसको बढ़ाया जा सके। हमारे साथ में आज दो खास मेहमान हैं और एक पर्यावरणविद हैं। दोनों खास मेहमान का मैं इंट्रो आपको दे दूं कि दोनों खास मेहमान पूर्व सैन्य अधिकारी हैं। इको टास्क फोर्स कैसे काम करेगा, इको टास्क फोर्स में आगे क्या क्या रणनीति तैयार होगी और कैसे काम करता है और क्या क्या चुनौतियां होंगी आर्मी के लिए, देश में जो इको टास्क फोर्स गठन किया जाता है उसमें किस तरीके से काम होता है, इसके ऊपर बात करेंगे। और पर्यावरण भी सचिन गुप्ता हैं। सचिन गुप्ता से जानेंगे कि यमुना नदी में किस तरीके की इकोसिस्टम डेवलप करने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए। सबसे पहले आपसे सर जानेंगे किस तरीके से, जैसे इको टास्क, आप बीएसएफ से रिटायर्ड हैं, सैन्य अधिकारी रहे हैं, इको टास्क फोर्स को क्या लगता है कि किस तरीके से काम करेगा यहाँ पे? देखो जी, नमस्कार। मैं वजीराबाद वाटर स्पोर्ट्स चला रहा हूँ फ़िलहाल। और हम जमुना में कम लगभग 25 साल से हैं। हम ये जानते हैं कि भाई यहाँ पे जो रोकथाम के लिए हमें सबसे पहले तो एक तो अपने त्योहारों पे जो हमारे जो ब्रिज वगैरह हैं इनकी ग्रिल वगैरह को साफ़ सुथरा रखना है, बंद रखना है। और जितने भी किनारे हैं उनको भी हमें लगभग एक अपने रेंज में रखना है कि हमें पता रहे कि हाँ इधर से भाई लोग बाग इधर से आएंगे तो हमें वहाँ पे बंद करना है, जिससे कि हमारी भाई जमुना के अंदर वो कोई भी कूड़ा ना डाले। और रही जो भी अपने नाले हैं, जो लगभग कॉलोनियाँ जो बड़े नाले हैं, वे तो देखो एक सरकार ही उसको देख सकती है। जो छुटमुट कोई ऐसी चीज़ है कि भाई छुटमुट कोई गाड़ी रिता रहा है या कोई कर रहा है, तो उनके लिए हम भाई इसके आउट ऑफ बाउंड कर सकते हैं जमुना को। और ये भी ऐसा नहीं है कि भाई काफ़ी लंबा एरिया है। मान लो हम यहाँ की बात करें अपनी दिल्ली की, तो दिल्ली का एरिया कम से कम भी 8 किलोमीटर का है। 7 नंबर ठोकर है, 7 नंबर ठोकर बॉर्डर है दिल्ली और यूपी का। हालांकि उससे आगे जाके भी दिल्ली है, लेकिन कुछ एरिया ये फिर यूपी में आ जाता है। अब कोई बात करेगा फिर कि भाई हम दिल्ली वाले, हम यहाँ से आगे तो यूपी करेगी। भाई इसमें तो सबका योगदान होना चाहिए कि दिल्ली भी यूपी भी, जहाँ तक हमारी जमुना जी जा रही हैं लगभग दिल्ली यूपी हरियाणा इसी से होके जा रही हैं। आगे फिर आगे उत्तराखंड है। तो लगभग सभी को इसमें इसी तरीके से काम करना पड़ेगा कि हमें इसके आउट ऑफ बाउंड करना पड़ेगा एरिया, जिससे कि जो भी आदमी भाई घूमने के लिए आता है वो एक अलग चीज़ है। एक आता है कि हमारे यहाँ सबसे बड़ी क्या है कि पूजा करते हैं, कोई तस्वीर लेके आ रहा है, कोई इसमें कचरा भर लिया पन्नी में। भाई कचरा पन्नी में भरने से कोई भगवान थोड़ी ना प्रकट होते हैं। भाई आप लाओ, कहीं गड्ढा खोद के दाब दो या जला दो। जलाना और भी नू है, कहने का मतलब चीज़ ही ख़त्म हो जाए, या दबा दो वैसे ख़त्म हो जाए। एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इको टास्क फोर्स बात की जो गठन करने की बात दिल्ली सरकार कह रही है, उसमें यह है कि जो जितने भी आर्मी पर्सनल होंगे उसमें जो टीम में शामिल होंगे, उनको जैसे अवैध खनन को रोकना, या जैसे आप बता रहे थे कि जो अवैध कॉलोनी है उसमें से जो कचरा आता है उसको रोकना, कितनी चुनौती होती है किसी सैन्य अधिकारी को? क्योंकि आप जब बॉर्डर पे होते हैं वहां पे दुश्मन से लड़ाई होती है, लेकिन जब आप नदी में होते हैं तो अपने घर के लोगों से रोकना टोकना होता है कि आप इसमें कचरा न डालें। कितनी समस्याएं होती हैं? देखो जी, समस्या तो ये बॉर्डर से तो लाख गुना ज़्यादा बड़ी है कि हम उनको कुछ बोल नहीं सकते, समझा ही सकते हैं। थोड़ा धमकाना भी पड़ सकता है, ऐसी बात नहीं है। भाई थोड़ा डर तो होना चाहिए, अभी फोर्स है, थोड़ा डर तो होना चाहिए। भी फोर्स से डर है, भाई फोर्स यहाँ खड़ी है, किस लिए खड़ी है फोर्स? भाई यहाँ इसमें कचरा नहीं डालने देना, तो उसके लिए थोड़ा डर भी ज़रूरी है। और चुनौती तो ये बॉर्डर से ज़्यादा चुनौती ये है, अपनों से अपनों को समझाना ही बहुत बड़ी चुनौती होती है। और यहाँ तो रोकना है, तो ये तो बहुत बड़ी चुनौती होगी। जो भी साहब इसको देखेंगे तो उनको बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा। और ये ऐसा नहीं है कि एक दो दिन की बात नहीं है, ये तो कंटिन्यू इस पे नज़र रखनी होगी। और सुबह से शाम तक इस पे नज़र रहनी चाहिए, जब हम इसको रोक सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने सोचा चल यार सुबह सुबह हम 2 घंटे रह गए तो दोपहर में कोई कचरा डाल जाएगा।
और नहीं तो भाई सुबह से शाम तक या उसे शिफ्ट में करें या कैसे भी करें, वो जो भी अधिकारी होंगे वो अपनी जो भी फोर्स होगी उनके पास उस हिसाब से सेटअप कर लेंगे वो, कि भाई कोई भी आदमी ऐसा इसमें अनऑथराइज चीज़ ना डाले, या इसमें कोई भी चीज़ का जैसे अब रेत चोरी कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, ये सब चीज़ों पे जो पाबंदी लगानी है तो उसे फिर अच्छे से लगाएं। सचिन, आपसे जानेंगे कि दो चीजें खास आपसे। एक तो रेत का कितना महत्व है, जो सर बता रहे थे कि रेत खनन रोका जाना चाहिए, रेत खनन को रोकने का प्रयास किया जाना चाहिए। रेत का कितना महत्व होता है? आपने देखा होगा जहाँ पे प्रकृति के रिसोर्सेज हैं, जहाँ जहाँ जैसे हम बात करें पहाड़ों से निकलने वाली जो नदियाँ हैं, तो वहाँ पे आपने देखा होगा नदी की क्वालिटी कितनी अच्छी है, और जहाँ जहाँ पानी है वहाँ पे आपको रेत जरूर मिलेगा। और जहाँ रेत है वहाँ के पानी का जो फिल्ट्रेशन है इतना साफ होता है, पानी इतना स्वच्छ होता है, जो उसकी आप टीडीएस की मात्रा करें या पॉल्यूशन करते हैं, रेत ऑब्जर्व कर लेता है उस गंदगी को, उस पॉल्यूशन को, और जो पानी का जो निर्मल प्रवाह है वो बेहतर रहता है। क्वालिटी इतनी बेहतर हो जाती है उस पानी को। आपने कई जगह देखा भी होगा कि ऊपर पर जो गंदगी है, रेत जहाँ जहाँ रेत होगा, गंदगी की एक लेयर नीचे बन जाती है, बट जो ऊपर जो उसका प्रवाह है वो बिल्कुल साफ सुथरा रहता है। तो रेत बहुत अच्छा नेचुरल फिल्टर रिसोर्सेज का काम करता है, फिल्ट्रेशन का काम करता है। रेत के साथ साथ चारकोल, जिसको कोयला बोलते हैं, वो भी एक नेचुरल रिसोर्सेज है पानी को फिल्टर करने का। जैसे हम बात कर रहे हैं कि नदियों की गंदगी की, कि गंदगी के मुख्य कारण क्या हैं। मुख्य जो रिसोर्सेज हैं जो गंदगी करने के लिए, दो ही प्रमुख कारण है। सरकार की तरफ से अनदेखी होना, क्योंकि सरकार चाह कर भी कोई कई जगह ऐसी चीज़ें आ जाती है वो देख रेख नहीं करती है। दूसरा, हमारा जो सिक्योरिटी सर्विलांस सिस्टम है वो बहुत वीक है। आर्मी की जरूरत है इको टास्क फोर्स बनाने की। इको फोर्स टास्क के साथ साथ हमें अपने सिक्योरिटी सिस्टम्स को बेहतर करना होगा, हमें सर्विलांस लाना होगा। दिल्ली की अगर हम बात करें, वजीराबाद से कालिंदी कुंज तक की सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड एरिया ये 22 किलोमीटर का अगर सर्विलांस सिस्टम, और जो हम सिक्योरिटी सिस्टम अगर कैमरे का यूज़ करें तो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आर्मी की तरफ से तो वो एक मैन पावर तो रहेगी, साथ साथ मान लो कुछ चूक भी होती है तो एक रिकॉर्ड प्रॉपर होगा, कि आपके पास एक पूरा एक फुटेज होगी कि किसने डंप किया, कौन कौन है, किस तरह के लोग हैं, और किस किस तरह की गतिविधियां हो रही हैं, चाहे वो खनन हो, चाहे डंपिंग हो, अनाधिकृत जितने सीवेज सिस्टम से कितने किस तरह से काम कर रहे हैं, जितनी ड्रेनेज मिल रही है वो क्या है, उसके साथ साथ रिजल्ट क्या है। तो सरकार के अपने ही विभागों के साथ अपना समन्वय नहीं है, क्योंकि जितने सारे विभाग है सब अलग अलग है। मान लो कोई एमसीडी से या किसी भी तरीके से कोई चीज़ डंपिंग हो रही है, तो वो कहेंगे नहीं ये हमारा काम नहीं है, उनका काम है। तो उनको एक पहले एक अपना एक विभाग बनाना होगा, चाहे यमुना के लिए टास्क फोर्स के साथ साथ यमुना के लिए अपना एक मिशन तैयार करना हो। जैसे यमुना एक्शन प्लान की बात करें, उस समय 1993 की, आज से 32 साल पहले की जो शुरुआत हुई थी जापान और भारत को लेकर, कि नदियों को कैसे बेहतर बनाया जाए। साथ साथ सरकारों को ये सोचना पड़ेगा, विदेशों में इतनी सारी नदियाँ हैं जो कि कभी यमुना से ज़्यादा पॉल्यूटेड हुआ करती थी। जैसे हिडसन नदी का नाम ले लीजिए, राइन नदी का ले लीजिए, और भी बहुत सारी ऐसी नदियां हैं। हमारी जो इंडियन न्यूज़ के साथ जो मुहिम चल रही है रोको टोको की, उस पर काम करना होगा। नदी किनारे के हर उस हिस्से को मजबूत करना होगा जो नदी को पॉल्यूटेड कर रहा है। हमें अपने एसटीपीज की जो कैपेसिटी है उनको बढ़ाना होगा। जो हमारा जो पानी की फिल्ट्रेशन गंदगी है, सबसे मुख्य कारण वो है। विनोद सर से मैं जानना चाहूंगा कि विनोद सर, जैसे सचिन ने बताया कि आपको सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल करने पड़ेंगे और भी जो तमाम सुरक्षा के उपकरण होते हैं वो करने पड़ेंगे। क्या लगता है कि सेना के अधिकारियों को या जो इको टास्क फोर्स होगा उसको और किन किन चीज़ों का जरूरत पड़ सकती है कि ताकि सिक्योरिटी और अच्छे से बेहतर किया जा सके? देखो जी, ये है एक जंगल। हम जंगल के अंदर जितनी भी चीज़ लगा लें, सबसे मेन जो भी है हम उसमें कैमरा लगा लें, चाहे हम उसमें कोई जाली सिस्टम लगा लें, लेकिन जब तक हम, खास तौर पे दिल्ली के अंदर, जब तक हम वहाँ नहीं खड़े हो सकते, ना तो हमारा कैमरा कोई छोड़ेगा यहाँ। ये तो साला कॉलोनियों के बाहर जो मतलब चलते रोड पे नहीं छोड़ रहे कोई जाली और ग्रिल, तो यहाँ जंगल में कौन छोड़ेगा। तो इस पे सबसे बड़ा फोकस तो देखो, कैमरे भी लगाओ, बहुत अच्छी बात है, जिससे कि हमें पता लगता रहे, बहुत अच्छी चीज़ है भाई। कैमरा हमें ऐसा ही बाय द वे कि हम थोड़ी भी नज़र झुकी लेकिन कैमरे की नज़र हमेशा उस पर रहेगी। 24 घंटे मॉनिटरिंग की जरूरत पड़ेगी। मनोज सर हमारे साथ में हैं। मनोज सर भी सैन्य अधिकारी हैं। सर, जिस तरीके से हम अभी बात कर रहे थे कि 24 घंटे निगरानी की जरूरत पड़ेगी, आप लोग यमुना पे इतने सालों से काम कर रहे हैं, और क्या लगता है कि किस तरीके से सिक्योरिटी में और आपको जोड़ा जाना चाहिए, जैसे कि सीसीटीवी कैमरा, या क्योंकि विनोद सर ने बताया कि जब तक व्यक्ति खड़ा नहीं होगा तब तक जो है स्थिति ठीक नहीं होने वाली। नमस्कार। मैं सबसे पहले आपके न्यूज़ चैनल्स का धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप यहाँ पे आए यमुना की साफ़ सफाई के लिए। इसके कारण हमारे गेम का ही मालूम चला है कि कैकिंग कैनोइंग ये गेम है जो ओलंपिक इवेंट है, और ये इवेंट होता है। न्यूज़ सभी को ये मालूम है, क्रिकेट है, कुश्ती है, इसके बारे में किसको मालूम नहीं।
सर जैसे अभी आपने बताया इसके साफ़ सफाई के लिए, देखो सबसे पहले हमें है ना इस पे है ना ये वहाँ बोर्ड लगाने से काम नहीं चलेगा। जिस जगह हम बोर्ड लगा देते हैं भाई यहाँ पे मलबा मत फेंको, लेकिन वहाँ बोर्ड लगा के हम छोड़ देते हैं, उससे ऐसे कोई काम होने वाला नहीं है। उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, चालान कटने चाहिए। और हम कैमरे लगाते हैं वहाँ पे, तो कैमरों के लिए कि कैमरा नहीं, वहाँ पे कोई भी हम एक गार्ड खड़ा करें, मान लो सिविल डिफेंस वाला खड़ा करें, पुलिस वाला खड़ा करें, कोई फोर्स वाले खड़े करें। मान लो कुछ दिन हम 15 दिन 10 दिन 1 महीना हम ये करते हैं तो पब्लिक को इस चीज़ की आदत पड़ जाएगी। अभी पब्लिक को इस चीज़ की आदत नहीं है, सिर्फ बोर्ड देख लिया, पब्लिक ने कैमरा देख लिया पर, लेकिन उनको रोकने टोकने वाला कोई नहीं है। तो बोले क्या होती है, यहाँ तो कोई रोकने वाला नहीं है। अभी हम किसी को रोकते हैं तो उल्टा हमसे बोलते भाई आप कौन हो। तो हम भी ऐसा ना सर कि किसी ना तो हम लड़ाई कर सकते हैं, झगड़ा कर सकते हैं, सिर्फ रोक सकते हैं। इसीलिए इको टास्क फोर्स की जरूरत है जो कंटिन्यूअसली 24 घंटे जो है इस पूरे घाट की निगरानी कर सके। मैं आपको दिखाता हूं, दर्शक देखेंगे कि ये वजीराबाद डैम का इलाका है। आप देखेंगे कितना पानी यहाँ पे साफ है। और जो कैनोइंग गेम की बात सर कह रहे थे मनोज सर, वो कैनोइंग गेम वो बच्चे जो खेल रहे हैं वो आप देखेंगे ये कैनोइंग गेम है। और यहाँ पर इस तरीके की व्यवस्था, इतना साफ पानी है, इतनी सुरक्षा व्यवस्था है कि जिससे कैनोइंग गेम यहाँ लोग खेल सकते हैं और ये बहुत ही खास है। सचिन एक बात बताइए, जिस तरीके से लगातार सरकार काम कर रही है कि यमुना की साफ सफाई की जानी चाहिए और इस तरीके से गेम का जो स्कोप है, क्या उससे और भी गेम को बढ़ावा मिलेगा, स्पोर्ट्स जो वाटर रिलेटेड स्पोर्ट्स है उन सबको? जी जरूर, ये बहुत अच्छा महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि अगर टूरिज्म बढ़ता है, लोग आते हैं और तो देखते हैं। क्योंकि अभी तक मुझे भी यकीन नहीं था कि इस तरह गेम्स होते हैं। पहले भी आ चुका हूँ यहाँ पर, हमारे प्रोग्राम्स भी हुए हैं यहाँ पे, बट मुझे खुद नहीं पता था कि इस तरह गेम्स हैं और ये ओलंपिक का गेम है। साथ साथ युवाओं को जो एक प्रेरणा मिलती है, और गवर्नमेंट का ध्यान भी जाना चाहिए इन लोगों की तरफ कि सरकार जो ये बच्चे हैं, ये उन परिवारों से बच्चे हैं जो किसी तरह से सक्षम नहीं है, मगर इनके अंदर बहुत अच्छा टैलेंट है और देश के लिए, विकास के लिए बहुत अच्छा योगदान है। बस मैं सरकार का एक तो इनकी तरफ भी ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। जो गवर्नमेंट जो क्रूज चलाने की बात चल रही है कि क्रूज चलाने से हो सकता है बेहतर हमारे लिए ये भी होगा कि नदी की जो गंदगी है शायद उनको नज़र में आए और दिखे कि हाँ, कि इस तरह से जो टूरिज्म के लिए, मान लो बाहर से अगर लोग भी आएंगे और देखेंगे कि हाँ, कि नदी की हालत क्या है, तो शायद गवर्नमेंट इसके बारे में भी चिंतित होगी और इसको बेहतर करने के लिए प्रयास करेगी। इको टास्क फोर्स दोबारा बात कर शुरू करेंगे। इको टास्क फोर्स जो है पूरे पर्यावरण को बचाने की मुहिम एक तरीके शुरू हो सकती है। क्या लगता है कि 22 किलोमीटर के दायरे में कितना मुश्किल और हो सकता है? जैसे कि सीसीटीवी कैमरा 24 घंटे निगरानी तो करेगी, लेकिन लोगों की भी अब एक मानव बल की आवश्यकता पड़ेगी। कितना मुश्किल हो सकता है? देखो, सरकारें चाहें तो, जैसे मैंने पहले भी बताया कि एक रात में जैसे नोटबंदी जैसे बड़े फैसले लिए जा सकते, तो ये तो कोई इतना बड़ा फैसला नहीं है। इंटेंशन होनी चाहिए, आपकी आंतरिक इच्छा होनी चाहिए कि इंटेंशन पे एक पॉजिटिव होनी चाहिए। लोगों को समझाने की जरूरत है, लोगों को अवेयर करने की जरूरत है। अब यहाँ पे हम जोड़ते हैं जो चीज़ों की जो कमियां हैं। मैं अपने धर्म गुरुओं से भी बोलना चाहूँगा कि उन लोगों को समझाएं। आज से 20 साल जो पहले दिल्ली का जो हाल था, बहुत कम पॉपुलेशन थी। 40 साल 50 साल पहले जाएंगे उससे भी कम थी। जो नदी थी इतनी साफ और पवित्र होती थी, बिल्कुल कर ले सकते थे। आप दिल्ली का सीवेज सिस्टम की अगर बात करें, जो पर डे हम दैनिक यूज में हाउस होल्ड वेस्ट यूज़ करें या सीवेज सिस्टम है, पहले के मुकाबले में पहले से 4 गुना ज़्यादा बढ़ा है। अभी भी जो हम काम कर रहे हैं, तो हमें जो एक्शन प्लान जो लेके चलना होगा 2040 का लेके चलना होगा कि 2040 में दिल्ली की जनसंख्या क्या होगी, कितने सीवेज बढ़ेगा, कितनी हमारी ड्रेनेज सिस्टम की क्वालिटी बढ़ेगी। फिर मैं बार बार एक ही चीज़ को बताना चाह रहा हूँ कि लोगों को अपनी टेक्नोलॉजी का सहारा लेना होगा। किस तरह से विदेशों में नदियाँ, जो जिन यहाँ तो हम नदियों को माँ मानते हैं और इसका हनन कर रहे हैं, जिन देशों में नदियों को माँ नहीं माना जाता, वो इनसे ज़्यादा पवित्र और साफ है। जहाँ जहाँ इको टास्क फोर्स या रिवर कीपर लगाए गए हैं, वहाँ पर किस तरीके की स्थिति रही है नदियों को लेकर? देखो, जहाँ जहाँ आप देखिए, गंगा के लिए गंगा टास्क फोर्स का गठन हुआ है और गंगा पहले से बेहतर हुई है। मगर फिर वही वाली बात है, लोगों को अपनी मानसिकता बदलनी होगी। जो भाव के या अंधविश्वास के या पूर्व की जो प्रवृत्तियां जो चली आ रही हैं, जो सनातन संस्कृति हैं, उस तरह की चीज़ें भाव करी जा रही है। अब जैसे हम बात करते हैं मूर्ति विसर्जन की, तो पहले पूर्व काल में क्या होता था, जो मूर्तियां बनती थी सोने चांदी पीतल तांबा कांसा या उस तरह की चीज़ें बनती थी, पानी को फिल्ट्रेशन का काम करती थी। दूसरे तबके के वो लोग होते थे जो आर्थिक रूप से मजबूत नहीं होते थे, तो जो अच्छी जो मिट्टी होती थी, उस मिट्टी की मूर्तियां विसर्जन करते थे जो इसमें घुलित होती थी। और